ये लड़ाई महज एनआरसी, सीए और एक काले कानून की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई दरअसल इस देश के संविधान को बचाने की है, हिंदुस्तान को बचाने की है। नरेंद्र मोदी जी रामलीला मैदान में खड़े होकर के झूठ बोलते हैं। ये कहते हैं कि एनआरसी का तो कोई प्लान ही नहीं है इस देश में। इस देश में कोई डिटेंशन सेंटर है ही नहीं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये पुराना जमाना नहीं है, ये डिजिटल मीडिया का जमाना है। डिजिटल वक्त में सारे फोटो आपके सामने है, सारे वीडियो आपके सामने है। मेरे भाई, दिल्ली से जो एक आंच शुरू हुई थी, जो एक आग शुरू हुई थी, वो आप तक आ पहुंची है। सलाम है आपको। मैं इस सफर पे इसलिए निकला हूं, मैं लगातार गांव-गांव, शहर-शहर जाकर के लोगों को इसलिए बेदार कर रहा हूं कि मैंने अपनी आंखों से देखा है जामिया की निहत्थी बेटियों पर बरसती हुई लाठियों को। मैं गवाह रहा हूं कि जब जामिया के अंदर लाइब्रेरी में घुस करके दिल्ली पुलिस ने बच्चों पे लाठियां बरसाई, आंसू गैस के गोले, लाइब्रेरी के अंदर जो पढ़े लिखे लोगों के लिए सबसे मुकद्दस जगह होती है, वहां आंसू गैस के गोले भर दिए अमित शाह जी के इशारे पर दिल्ली पुलिस ने। आपको लगता है कि ये लड़ाई महज एनआरसी और सीए की है? नहीं, ये लड़ाई लोकशाही और तानाशाही के बीच की लड़ाई है। गुजरात से आएंगे तो नेता ये सोचते हैं कि वो पूरे देश को अपने हिसाब से चलाएंगे, उद्योगपतियों के लिए चलाएंगे, तो नहीं। इस देश का आम आदमी, इस देश का किसान, इस देश का मजदूर जाग गया है। वो सरकार से ये कह रहा है कि नहीं, हम आपकी तानाशाही नहीं चलने देंगे। मैं इसलिए यहाँ खड़ा हूँ मेरे भाई, और मैं इसलिए भी यहाँ खड़ा हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि ये वक्त जो है वो टीवी स्टूडियो में बैठने का नहीं है। ये वक्त ट्विटर खेलने का नहीं है, फेसबुक पर महज पोस्ट करने का नहीं है। ये वक्त जमीन पर उतरने का है। लहरों से लड़ा करता हूँ दरिया में उतरकर, लहरों से लड़ा करता हूँ दरिया में उतरकर। साहिल पे खड़े होकर मैं साजिश नहीं करता, मैं जिससे लहरों से लड़ा करता हूँ दरिया में उतरकर। साहिल पे खड़े होकर मैं साजिश नहीं करता, वो जिसमें पसीने की महक नहीं हो, वो खून मेरे जिस्म में गर्दिश नहीं करता, वो खून मेरे जिस्म में गर्दिश नहीं करता। समस्तीपुर वालों, मैं आपके बीच में इसलिए खड़ा हूँ, आज तो मुशायरा नहीं, मैं आपको बहुत ज्यादा शायरी सुनाने के लिए नहीं, बल्कि आपसे गुफ्तगू करने के लिए आया। मुझे याद है कि तकरीबन 7-8-10 साल पहले फैज साहब ने पहली बार एक मुशायरा किया था, तो मैं आया था। फिर ताजपुर भी आया था इनके गांव में। शाहीन भाई से तो अमूमन मुलाकातें होती ही रहती हैं, समस्तीपुर से एक जुड़ाव रहा है मुझे। लेकिन जब फैज साहब ने मुझसे कहा कि एक सत्याग्रह चल रहा है, इमरान साहब आप आएंगे तो लोगों को मजबूती मिलेगी, तो मैंने फैज भाई से कहा कि फैज भाई, इस वक्त जहां भी हिंदुस्तान के जिस भी कोने में मेरी जरूरत महसूस हो, मुझे आवाज दे देना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। क्योंकि मुझे आपने बनाया है, मुझे इन छोटे छोटे इलाके के लोगों की दुआओं ने बनाया है। बदन में जो भी लहू है तेरी अमानत है, जहां जहां हो जरूरत वसूल कर लेना। मैं उसमें यहाँ पर खड़ा हूँ और हुकूमत से ये कहना चाहता हूँ कि आप दिल्ली में बैठ करके ये सोच रहे हैं कि आप एक काला कानून लाके डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को बदल देंगे, तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। अमित शाह साहब कह रहे हैं कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, तो समस्तीपुर वालों उन्हें बता दो कि आप 1 इंच पीछे नहीं हटोगे तो हम भी 8 इंच पीछे नहीं हटेंगे। आप अगर 1 इंच पीछे नहीं हटोगे तो हम आधा इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। हम बैठे हैं, हम लड़ेंगे। फिरौन की उम्र नमरूद की है, फूलों से जंग बारूद की है। इस बार तो डरना नामुमकिन, इस बार तो बात वजूद की है। इस बार तो डरना नामुमकिन, इस बार तो बात वजूद की है। मत समझो कि डर जाएंगे, मिट जाएंगे, मर जाएंगे। हम चीखेंगे, चिल्लाएंगे, पर कागज नहीं दिखाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। अमित शाह साहब कहते हैं कि लाओ कागज का टुकड़ा, तो कागज का टुकड़ा तय करेगा कि कौन हिंदुस्तान का नागरिक है और कौन नहीं नागरिक है। मैं आपसे बस बहुत छोटी छोटी बारीक बातें करना चाहता हूं। ये जो कानून लाए हैं, मैं खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों से ये बात कहना चाहता हूं, भाई थोड़ी देर चुप होकर के ये काम करो ना। भाई आप बैठ जाओ। जब आप स्टेज के पास ही आकर के बोलने लगते हैं तो आवाज ज्यादा जोर आती है। आप बैठ जाओ।
तक। मैं खास तौर से जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास रखते हैं, मैं उनसे खास तौर से बात करना चाहता हूं कि आपको यह समझाया जा रहा है कि यह कानून मुसलमानों के खिलाफ है। नहीं मेरे भाई, आप गलतफहमी के शिकार हैं। आपको उसी तरह बेवकूफ बनाया जा रहा है जैसे 15 लाख का जुमला देकर बेवकूफ बनाया गया था। आपको उसी तरह बेवकूफ बनाया जा रहा है जैसे ये कहा गया था कि नोटबंदी करेंगे तो सारे काले कारोबारियों से पैसा छीन लेंगे। लेकिन मुझे बताओ कि देश की 125 करोड़ जनता को लाइनों में लगना पड़ा था या नहीं लगना पड़ा था? 125 से ज्यादा मौतें हुई थी। ये बिल्कुल उसी तरह का कानून है। ये सरकार दरअसल बड़ी अजीब सरकार है। जैसे एक गांव में एक किसान के खेत में चूहा दिख गया तो किसान ने चूहे को मारने के लिए पूरी फसल में आग लगा दी। चूहा बिल में घुस गया, फसल जल के राख हो गई। दरअसल ये सरकार ऐसी ही है। जब आपसे ये कहेंगे कि महंगाई कम करो, प्याज 200 रुपए किलो के आसपास पहुंच गई है, कम करो, तो वो कहेंगे कि हम तो प्याज खाते ही नहीं। जब आप उनसे ये कहेंगे कि देश में बेटियों का बलात्कार हो रहा है, उसके खिलाफ कानून बनाओ, तो वो आपसे कहेंगे कि लो एनआरसी ले लो, ये सीए ले लो, इससे हम बाहर के लोगों को ला करके नागरिकता देंगे। समस्तीपुर वालों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि जिस कानून में इन्होंने संशोधन किया है, दरअसल ये 1955 में ही बना हुआ कानून है। नागरिकता देने का कानून जो आज हम आवाही लूट रहे हैं कि हम हिंदू भाइयों को अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू भाइयों को ला करके यहाँ पे नागरिकता देंगे। दरअसल ये कानून में 2000 नहीं बल्कि 1955 में बना था। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मीडिया के साथी मेरी बात नोट करें कि पिछले 6 साल में भारतीय जनता पार्टी ने 4000 से ज्यादा लोगों को नागरिकता दी है, जिसमें प्रमुख 2 नाम जिन्हें मैं कोट करना चाहता हूं, वो 2 नाम है अदनान सामी और सलमा आगा। दोनों पाकिस्तानी हैं और दोनों मुसलमान हैं। ये अभी कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को नागरिकता नहीं देंगे, लेकिन मुझे बताइए कि अदनान सामी से इनका क्या रिश्ता है जो इन्होंने अदनान सामी को बुला के नागरिकता दी, इन्होंने सलमा आगा को बुला के नागरिकता दी। दरअसल इनका मकसद हिंदू मुसलमान करना है, इनका मकसद नागरिकता वागरिकता नहीं है। ये बड़े बेहिस लोग हैं, ये आपको डराना चाहते हैं। तो हम भी इनसे कहना चाहते हैं कि मुझसे मेरे होने की पहचान नहीं ले सकते हो, मुझसे मेरे होने की पहचान नहीं ले सकते हो। जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो, जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो। मेरी सांसों में चलती बारूदें तो भर सकते हो, मेरी सांसों में चलती बारूदें तो भर सकते हो, लेकिन तुम मुझसे मेरा ईमान नहीं ले सकते हो, लेकिन तुम मुझसे मेरा ईमान नहीं ले सकते हो। नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब, आप कहते हैं कपड़ों से पहचानो। आइए वंदना सिंह जी को देख लीजिए, आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। ये साड़ी पहनती है, मांग में सिंदूर लगाती है और आपके इस काले कानून के खिलाफ सीना ठोक के खड़ी होकर के कह रही है कि हम नहीं मानते तुम्हारे कानून को, हम तुम्हारे खिलाफ हैं। ये है सबसे बड़ी ताकत, ये है इस हिंदुस्तान की खूबसूरती। आपको लग रहा है कि ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमान ताकत नहीं दिखा पाएगा। मैं बिहार में खड़ा होकर पूछ रहा हूं कि आप मुझे बताइए कि इस देश के 70% किसानों के पास न तो जमीन है, न जमीन का कोई कागज है, न आधार कार्ड है, न पैन कार्ड है। वो बेचारे कहां से कागज दिखा पाएंगे? इस देश का दलित कहां से कागज दिखा पाएगा? इस देश की घुमंतू प्रजातियां जो बंजारा प्रजाति है, वो कहां से कागज लाएगी जिनके पास न तो घर है, न रहने के लिए कुछ है, न जमीन है। 170 आदमी फिलहाल जब नाशाद है,
दिल पे रखकर हाथ कहिए, देश क्या आबाद है। कोठियों से मुल्क की संपन्नता मत आंकिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। वो फुटपाथ वाले कहां से कागज लाएंगे, कहां से दिखा पाएंगे? और आप ये कह रहे हैं कि लाओ कागज दिखाओ। अगर आपको इतनी ही जिद है नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब कागज देखने की, तो पहले आप इस्तीफा दे करके खुद कागज दिखा करके ये साबित करिए कि आप भारतीय नागरिक हैं। आप ये कह रहे हैं कि बाप दादा कागज दिखाएं कि वो हिंदुस्तान में जन्मे थे या नहीं जन्मे थे। तो आपके गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी का जन्म म्यांमार में हुआ था, बर्मा में। उनके बाप तो वहां के पैदा है, वो कैसे बताएंगे कि वो हिंदुस्तानी है? बताइए मुझे। और तो और अडवाणी साहब सिंध से आए हैं, हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुए। उनके पिताजी कहां से कागज देंगे? आप हमसे कागज बाद में मांगिएगा। अगर आपको यह लगता है कि हमसे आपको कागज लेना ही है तो जाइए, आप हमसे आधार कार्ड मांग रहे हैं ना, जाइए देखिए ताजमहल, वो है हमारा आधार कार्ड। आप ये कह रहे हैं ना पैन कार्ड दिखाओ, पैन कार्ड चाहिए आपको तो जाइए देखिए लाल किला, वो है हमारा पैन कार्ड। आप ये कह रहे हैं ना कि आपको हमारा जन्म प्रमाण पत्र और जन्म स्थान का पता चाहिए, तो जाइए देखिए जामा मस्जिद की वो सीढ़ियां जहां खड़े होकर मौलाना आजाद ने कहा था महात्मा गांधी के कहने के बाद कि कहां जा रहे हो, ये है तुम्हारा मुल्क, इस मुल्क में तुम्हें रहना है, तुम्हारे पुरखों की कब्रें हैं यहां पर, जाइए वो देखिए। मैं पढ़े लिखे लोगों से बात कर रहा हूं, जिस पासपोर्ट की बुनियाद पर हम पूरी दुनिया में जाते हैं, जब मैं लंदन में उतरता हूं तो वो पासपोर्ट मुझे बताता है कि आप भारतीय गणराज्य के नागरिक हैं। जब मैं न्यूयॉर्क में उतरता हूं तो वो पासपोर्ट बताता है कि आप भारतीय गणराज्य के नागरिक हैं। वो पासपोर्ट नहीं बता सकता, वो साबित नहीं कर पाएगा कि आप भारतीय नागरिक हैं। अमित शाह कहते हैं पासपोर्ट आपकी भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। जिस वोटर आईडी से आपने ये सरकार चुनी, अब सरकार कहती है कि वोटर आईडी भारतीय नागरिकता के साबित करने का प्रमाण पत्र नहीं है। अमित शाह साहब, नरेंद्र मोदी साहब, अगर आप हमें नागरिक मानने से इनकार करते हैं तो हम आपको सरकार मानने से इनकार करते हैं। हम नहीं मानते कि आप हमारी सरकार है। जिस आधार कार्ड को बनाने के लिए इतने बायोमेट्रिक करवाए, इतने कागज इकट्ठा करवाए, अब कहते हैं कि नहीं, वो आधार कार्ड तो नागरिकता साबित करने का प्रमाण पत्र है ही नहीं। तो मुझे बताओ समस्तीपुर वालों, फिर क्या आधार कार्ड जियो का सिम खरीदने के लिए बनवाया था आपने? अच्छा मजे की बात, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट नहीं माना जाएगा कि वो नागरिकता का प्रमाण पत्र है। लेकिन आपने अगर उसी आधार कार्ड से सिम खरीदा है और उसी सिम से आप इनके नंबर पर मिसकॉल मारते तो वो माना जाएगा कि समर्थन में। आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह की सरकार है। ये सरकार सिर्फ नागरिकों की दुश्मन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये सरकार इस देश के छात्रों की दुश्मन है। ये सरकार वो सरकार है जिसके इशारे पर निहत्थी बेटियों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। ये सरकार वो सरकार है जिसमें एएनयू के बच्चों पर धार्मिक रूप से नारे लगा करके गोलियां सीधे बरसाई गई। ये सरकार वो सरकार है जो छात्रों की दुश्मन है, यूनिवर्सिटियों की दुश्मन है। ये बच्चों को पढ़ने लिखने नहीं देना चाहते, ये मजदूर बनाना चाहते हैं। मैं उन्हीं मजदूरों का आह्वान करता हूँ, मैं किसानों का आह्वान करता हूँ, मैं इस देश के अल्पसंख्यकों का आह्वान करता हूँ, दलितों का आह्वान करता हूँ, इस देश की पिछड़ी जातियों का आह्वान करता हूँ कि उठो और जो तुम्हें कहते हैं कि ये कागज इस देश की नागरिकता साबित करने के लिए जमा करो, उनसे कह दो तुम्हारे कानून की ऐसी की तैसी नहीं मानेंगे, क्योंकि इस देश की मूल भावना के खिलाफ है। वो संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया था, वो संविधान बचाने की लड़ाई। आपने वीडियो देखा होगा कि मेरठ के एसपी साहब लोगों से कह रहे थे तो पाकिस्तान चले जाओ। मैं उन एसपी साहब से कहना चाहता हूं कि हम इसीलिए तो सड़क पर उतर आए हैं कि हमें पाकिस्तान नहीं जाना है। और हमसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, हम लड़ इसीलिए रहे हैं कि हिंदुस्तान हमारा है। हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दी हैं इस मुल्क के लिए। मेरे भाई, ये हिंदुस्तान इतना खूबसूरत हिंदुस्तान है
जिसे कुर्बान करके, जिसे अशफाकुल्लाह खान से लेकर भगत सिंह से लेकर के मौलाना आजाद से लेकर के सबने अपने खून पसीने से सींचा, और आज ये कहते हैं कि लाओ नागरिकता का प्रमाण पत्र दो। नहीं, हम नहीं मानते आपको। हम आपके इस कानून के खिलाफ अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। लेकिन मेरे नौजवान दोस्तों, मैं एक आपसे बहुत खास गुजारिश कर रहा हूं। मैंने सुना कि मुझे यहां आना था, तो यहां का प्रशासन बड़ा परेशान था कि वो आएगा पता नहीं क्या बोलेगा। मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता थोड़े ही हूं, मैं अच्छी बात करूंगा, मैं आऊंगा, अच्छी बात करूंगा। और मैं उनसे भी कहना चाहता हूं प्रशासन से कि साहब, ये जनता प्रशासन के खिलाफ नहीं है, ये जनता शासन के खिलाफ है, इस देश के शासकों के खिलाफ है। आपको भी शासन और प्रशासन का फर्क समझना पड़ेगा, अंतर समझना पड़ेगा। आप जहां से पढ़ के आए हैं, जहां से पढ़ करके आप IAS IPS बने हैं, UPSC क्लियर करी है, वहीं के बच्चों में लाठियां बरस रही हैं। आपको भी थोड़ा सा जनता का सेवक बनना पड़ेगा, सरकार का सेवक बनने से काम नहीं चलेगा। जनता का साथ दीजिए, आप जनता के सेवक हैं। और जो दिल्ली में बैठे हुए लोग भूल गए हैं कि वो जनता के सेवक नहीं है, वो तानाशाह है। अच्छा, वो तानाशाह इसलिए भी है कि उनका नाम शाह है, और देश इस बीच उनको इतना ताना दे रहा है, ताना दे दे करके उनको बता दे रहा है कि आप तानाशाह हैं, और दरअसल वो सच में तानाशाह है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शासन आए, प्रशासन आए, बस सतर्क रहिएगा, लेकिन लड़िएगा मत। ये शासन के खिलाफ आवाज उठाने की लड़ाई है, प्रशासन से लड़ने की लड़ाई नहीं है। आपको कसम है मेरी नई नस्लों, याद करिएगा, आप गांधी के रास्ते पर चले हैं, आप गांधी की तरह सत्याग्रह कर रहे हैं। हम गांधी की तरह सभी ने अयोग्य आंदोलन करेंगे। हम नहीं मानेंगे सरकार की कही गई बात को, इसलिए अपने आंदोलन को बचाइएगा। सरकार आपसे इसीलिए करी है। उत्तर प्रदेश में मैंने देखा है 19 बच्चों के सीने पे सीधे गोलियां मारी है। मोदी सरकार ने 19 बच्चों की लाशें बिछी हैं वहां पर। इंतजार कर रहे हैं कि इन्हें मारने का मौका मिले, लेकिन इन्हें मौका भी नहीं देना है और हटना भी नहीं है, डटे रहना है। नहीं हटेंगे ना, नहीं डरोगे ना, डरना मत। क्योंकि तुम हो जिनके अजदाद ने पहाड़ों के सीने चाक किए हैं, तुम वो हो जिनके बुजुर्गों ने दरियाओं में रास्ते बनाए हैं, तुम वो हो जिनके बुजुर्गों की घोड़ों की टापों ने दुनिया नापी है, तुम वो हो जिनके बुजुर्गों ने देश में तिरंगे के छक्के छुड़ाए हैं। अरे तुम तब नहीं डरे जब 72 थे, तुम तब नहीं डरे जब 313 थे, आज तुम करोड़ों हो, डरना किस बात का है? नहीं डरेंगे। ये सरकार से लड़ने की लड़ाई है, डरने की लड़ाई नहीं है, समस्तीपुर वालों। लेकिन आपसे दो छोटी छोटी गुजारिश है। मुझे याद आता है कि आजादी की लड़ाई चल रही थी, उस वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो मौलाना आजाद साहब थे। एक आंदोलन चल रहा था, एक तरफ अंग्रेजों की पुलिस खड़ी थी और एक तरफ आंदोलनकारी खड़े थे। उस पार जाना था, पुलिस कहती थी कि आगे चलोगे तो हम लाठी मारेंगे, आंदोलनकारी थी कि पीछे हटने को तैयार नहीं थे। तय यह किया गया कि 5-5 लोगों का जत्था आगे बढ़ेगा। 5 क्रांतिकारी उठे, आगे बढ़े, पुलिस ने इतनी लाठियां मारी कि लाठियां मार करके उन्हें जमीन में लिटा दिया। लेकिन फिर 5 उठे, फिर आगे बढ़े, फिर पुलिस लाठियां मारती रही। एक वक्त ऐसा भी आया कि पुलिस की लाठियों ने चलने से इनकार कर दिया। पुलिस ने कहा कि नहीं, हम इनसे नहीं लड़ सकते, हम इनके खिलाफ लाठियां नहीं उठा सकते। ये ताकत पैदा करनी है। आप हथियार उठाओगे तो वो गोली उठाएंगे, आप पत्थर उठाओगे तो वो लाठी उठाएंगे, लेकिन आप जब अहिंसा का रास्ता अख्तियार करोगे तो उनके पास कोई चारा नहीं बचेगा। इसलिए इस रास्ते को चुनना। और आपसे तो एक बात और कहता हूं कि आप गांधी के मानने वाले हैं, आप ईमान की बुनियाद पर जिनके मानने वाले हैं, उन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जब ताइफ में पत्थर बरसाए गए, उनके जूते मुबारक खून से भर गए, तो फरिश्तों ने आके उनसे कहा कि आप कहो तो 2 पहाड़ मिला दिया जाए, पूरा ताइफ बर्बाद हो जाए। तो आपने कहा कि नहीं, मैं अम्न का पैगाम लेकर के आया हूं, मैं इनकी नस्लों से उम्मीदें पाले बैठा हूं।
ये लड़ाई बहुत बड़ी है। उन पर रोज कूड़ा फेंका जाता था। एक दिन बुढ़िया ने कूड़ा नहीं फेंका तो आप उसका हाल चाल लेने के लिए उसके घर गए। इस लड़ाई को इस तरह लड़ना पड़ेगा। आसान नहीं है ये लड़ाई, लेकिन असंभव भी नहीं है, मुश्किल भी नहीं है। तानाशाहों की उम्र बहुत छोटी होती है। वो हिटलर जो पूरी दुनिया में अपनी तानाशाही के लिए मशहूर था, एक सुबह जब दुनिया सो करके उठी तो पता चला कि हिटलर ने अपने घर में खुदकुशी कर ली थी। आपका जज्बा सलामत रहे। इस उड़ते हुए कोहरे में भी जब कोहरा छाया हुआ है, सैकड़ों लोग इधर धरने पर अनिश्चितकालीन बैठे हैं, हजारों लोग अपने घरों से निकल करके इस कोहरे में आए हैं। मैं आपकी हिम्मत को सलाम करता हूं। मैं आपको हौसला देने नहीं आया हूं। मेरी मजाल नहीं कि मैं आपसे आपको हौसला दूं, मैं तो आपसे हौसला लेने आया हूं। मुझे गांव गांव शहर शहर गली गली जाके इस लड़ाई को और मजबूत करना है। तो जब मैं थकने लगता हूं तो मैं कभी शाहीन बाग चला जाता हूं, कभी जामिया चला जाता हूं, कभी जंतर मंतर पे चला जाता हूं, कभी जेएनयू चला जाता हूं, कभी भोपाल चला जाता हूं, कभी किशनगंज चला जाता हूं। आज आपके बीच आया हूं, कल दरभंगा रहूंगा, परसों बेगूसराय रहूंगा, नरसों अररिया रहूंगा, क्योंकि मुझे आपसे हौसला लेना है और फिर दिल्ली में जाकर के तानाशाह की छाती पे खड़े होकर कहना है कि रिश्तों की ये नाजुक डोरी तोड़ी थोड़ी जाती है। मैं शाह साहब, नरेंद्र मोदी साहब, हो सकता है हम लोग आपको पसंद ना हो, आपके राजनीतिक एजेंडे में फिट ना बैठते हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप निहत्थी लड़कियों पे लाठियां बरसाएंगे। आप शाहीन बाग में 2 डिग्री टेम्परेचर में बैठी हुई 90 साल की अस्मा खातून की बात कैसे नहीं सुनेंगे? आपको सुनना पड़ेगा। आज नहीं सुनेंगे तो कल सुनेंगे, कल नहीं सुनेंगे तो परसों सुनेंगे। हम भी देखते हैं कि आप कितने बड़े पत्थर हैं, हमें भी पत्थरों को पिघलाने का हुनर आता है। मैं इसलिए आपके बीच में खड़ा हूं। मैं तो उनसे कहना चाहता हूं कि रिश्तों की ये नाजुक डोरी तोड़ी थोड़ी जाती है। एक बच्चे की आंखें फोड़वा दी पुलिस के जरिए, जामिया के एक बच्चे की एक आंख फोड़वा दी इन्होंने। रिश्तों की ये नाजुक, समस्तीपुर के हैं वो। सलाम समस्तीपुर आपको। आपने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है देश के आंदोलन को। इस बच्चे के लिए कमजोर ताली बजी है, मुझे लगता है उसके लिए और जोर की ताली बजनी चाहिए। अरे नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब, समस्तीपुर आपसे कह रहा है कि रिश्तों की ये नाजुक डोरी तोड़ी थोड़ी जाती है। अपनी आंखें दुखती हो तो थोड़ी थोड़ी जाती है। आप बच्चों पे लाठियां बरसा रहे हैं क्योंकि खुद आप तो कभी पढ़ने यूनिवर्सिटियों में गए नहीं। पॉलिटिकल साइंस की जो इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है वो देश पिछले 7 साल से आपसे मांग रहा है, आप नहीं दिखा पाए। लेकिन आप चाहते हैं कि हम 70 साल पुराना कागज दिखाएं। अपने दादा और पापा और पिताजी और अब्बू कहां पैदा हुए उसका कागज लाएं। क्या बेहिस सरकार है, अजीब बेवकूफी है। मैं एक इंटरव्यू में था उस दिन, तो जंतर मंतर पर मीडिया ने मुझसे कहा कि इन छात्रों को किसने उकसाया है जो ये सड़क पर निकल आए। तो मैंने उनसे कहा, मेरे भाई ये जो छात्र हैं ये अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इनको उकसा नहीं सकता है। मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्हें किसने उकसाया है कि वो संविधान के खिलाफ कानून बना रहे हैं? उन्हें किसने उकसाया है? कौन से इजराइल ने, कौन से अमेरिका ने उनसे कहा है कि आम आदमियों से कागज मांगो? मेरे भाई,